Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today the topic that we'll discuss is पोर्टर डायमंड मॉडल्स. आज हम डिस्कस करते हैं पोर्टर डायमंड मॉडल्स क्या था. सबसे पहले देखते हैं कि इसको डेवलप किसने किया था. इसको डेवलप किया था अमेरिका के प्रोफेसर मिकाइल पोर्टर ने इसको डेवलप किया था. इसको डेवलप इसलिए किया था कि इसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है वो कंपेटिटिव एडवांटेज के बारे में बताया गया है और बिजनेसेस के बारे में बताया गया टू हेल्प आउट टू अंडरस्टैंड द कंपेटिटिव पोजीशंस इन ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मार्केट में उनकी क्या पोजीशन है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके, उनके हेल्प आउट हो सकें, इसलिए उसने ये डायमंड मॉडल जो है डेवलप किया था. इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. टू डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज 4 पॉइंट्स बताए गए हैं. पहला है फैक्टर इंडोमेंट्स, दूसरा है डिमांड कंडीशन, रिलेटिव इन स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड फर्म स्ट्रेटजीज स्ट्रक्चर्स एंड रिवॉल्वरी. अब वन बाय वन इन्हें देखते हैं क्या था. सबसे पहले आता है फैक्टर इंडोमेंट्स. अब फैक्टर इंडोमेंट्स में क्या आता है. नेशन पोजिशंस इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच ए स्किल्ड लेबर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स नेसेसरी टू कम्पीट इन अ गिवन इंडस्ट्री. इसमें अगर सिंपल समझे अगर क्या चीज़ थी इसमें ये था किसी भी कंट्री को इन फॉर्म ऑफ नेचर रिसोर्सेज, इन फॉर्म ऑफ लेबर्स, इन फॉर्म ऑफ मैन पावर्स या दूसरे जितने भी रिसोर्सेज कितनी तादाद में उनके पास मौजूद हैं, मैसर हैं, ताकि वो उनको हेल्प आउट हो सके किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए. फैक्टर इंडोमेंट में ये चीज़ आती है. अब दूसरा जो हमारे पास आता है वो डिमांड कंडीशन आता है. डिमांड कंडीशन में क्या है कि नेचर ऑफ होम डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में सिंपल चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जिस चीज़ की लोकल डिमांड ज़्यादा होगी उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, लोग ज़्यादा उसमें इंगेज होंगे. मींस अगर हम इसके एग्जांपल लें जापान की, जापान में अब देखें तो गाड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं, उसकी यानी कि डिमांड ज़्यादा तभी उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है. अगर उसकी डिमांड ना होती तो उसकी प्रोडक्शन भी ना होती. इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ नेशन ऑफ सप्लाइज इंडस्ट्रीज और रिलेटेड इंडस्ट्री डेट आर नेशनली कम्पिटेटिव. इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़ी प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनका कंपटीटर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में. अब उनको किस तरह से compete करना है उसके लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन अच्छी करनी है, बेहतर करनी है. अब प्रोडक्शन जो बेहतर करनी है उसमें ज़ाहिर है हर चीज़ वो खुद नहीं बना रहे. फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ अगर बन रही हैं तो गाड़ियों की टायर वगैरह वो दूसरी कंट्रीज दूसरी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री से भी ले रहे हैं. अब जो दूसरी इंडस्ट्री होती है अगर वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो टायर अच्छा नहीं बनाएगी तो वो कोई गाड़ी उनका नहीं अच्छी वो गाड़ी ठीक तरह से आगे मार्केट में नहीं जाएगी और वो अपने कंपटीटर से कम्पीट भी नहीं कर सकेंगे. अब इनकी एक मिसाल लेते हैं यूएसए की. अगर कंपनी को, या फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, जो इंडस्ट्री काम कर रही है जो एरोप्लेन वगैरह बनाती हैं, अब उसके साथ 10-20 छोटी इंडस्ट्रीज़ होंगी, सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो उसकी छोटी प्रोडक्ट्स बनाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी. अब ये होता है कि जो चीज़ें बना रही हैं, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन बना रही हैं, अब जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटी इंडस्ट्री सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो उसके छोटे पार्ट्स बना रही हैं, अगर वो अच्छे नहीं बनाएगी तो उसका ज़ाहिर है उसको फ़ायदा कोई नहीं है उस इंडस्ट्री का, वो आगे कम्पीट भी नहीं कर सकेगी. इसलिए रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री में यही चीज़ है कि अगर नेशनली कम्पीट करना है तो जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर जिनकी जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ है सपोर्टिंग इंडस्ट्री, उनको भी बेहतर काम करना होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड रिवॉल्वरी. इसमें यह है कि द कंडीशन इन द नेशंस गवर्निंग हाउ कंपनीज आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज द नेचर ऑफ डोमेस्टिक रिवॉल्वरी. इसमें ये कि जो इंडस्ट्री हमने बनाई है, जो कंपनी हमने बनाई है, वो किस तरह ग्रो होगी, किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा उसमें. अब कुछ कंट्रीज़ ये होती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा सेंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं. अब जो एफडीआई के बारे में अगर देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं. कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अब अगर हम एक मिसाल ले लें उसकी, जापान की अगर मिसाल लें, वहाँ पे अगर स्टोर ओपन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. यानी कि अगर बड़ा स्टोर ओपन करना है तो एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. अब इसलिए जहाँ पे बैरियर्स कम होंगे यानी कि सेंक्शंस बहुत आसान होंगी, पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं होंगी, वहाँ पे इंडस्ट्री को लगाने में भी ज़्यादा आसानी होगी और वहाँ ज़्यादा तरक्की भी होगी. सिंपल पोर्टर डायमंड मॉडल में ये चीज़ें कंपेटिटिव एडवांटेज के बारे में बताया गया था कि कंपेटिटिव एडवांटेज देखना था कि किसी भी बिजनेस का, टू हेल्प आउट टू अंडरस्टैंड दी कंपेटिटिव पोजीशंस इन ग्लोबल मार्केट की. ग्लोबल मार्केट में उनकी पोजीशंस क्या हैं उसके बारे में वो हेल्प आउट हो सकें. उसके अलावा फैक्टर्स बताए थे, फैक्टर इंडोमेंट था जिसमें हमने ये देखना था कि किसी भी मुल्क में ये नेचर रिसोर्सेज, लेबर्स, मैन पावर्स या रिसोर्स, दूसरे रिसोर्सेज कितनी तादाद में उनके पास मौजूद हैं कि जो हेल्प आउट कर सकें उन्हें कोई भी प्रोडक्शन करने में. डिमांड कंडीशन, अगर हमारे पास कोई भी डिमांड ज़्यादा होगी, लोकल डिमांड, तब भी हम प्रोड्यूस भी कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. इसकी मिसाल दी थी जापान की. जापान में गाड़ियों की जिनकी डिमांड ज़्यादा है तभी उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रही हैं.
अब रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो अब एक बड़ी इंडस्ट्री है उसके कंपटीटर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब जो कंपटीटर्स हैं उनको उससे कम्पीट भी करना है, इसलिए उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स के बनानी है वो बेहतर बनानी है, यानी कि उसमें ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री काम कर रही है उनके साथ, जो उनके छोटे पार्ट्स में जो प्रोडक्ट्स के छोटे पार्ट्स बना रही हैं, उसको भी बेटर परफॉर्म करना होगा। उसके बाद आता है फर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड रिवॉल्व। इसमें ये चीज़ है कि जो हमने कंपनी बनाई है वो किस तरह से बनी है, किस तरह आगे ग्रो करेगी और किस तरह से उसको सपोर्ट किया जाएगा। और कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं जिसमें ये पाबंदियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा बैरियर्स नहीं होते, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इजीली लग जाती हैं और वहाँ पे तरक्की भी ज़्यादा होती हैं। सिंपल ये चीज़ थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।